नमस्कार दोस्तों, अश्वनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्वनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, संघ सरकार की न्यायपालिका। क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में जब यूनियन गवर्नमेंट हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 5 का, भाग 5 का, तो भाग 5 में हम लोगों ने बच्चे वहाँ पर पढ़े थे कि भाग 5 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव विधायिका संसद, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन अब जो थर्ड पॉइंट हम लोग का जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा एक चीज़ वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, उसके बारे में मैं चर्चा कर दूँ कि पार्ट 5 का भाग 5 जो है, भाग 5 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज का जिक्र किया गया है भाग 5 का, कि भाग 5 में कहा गया कि राज्य सरकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का जिक्र किया गया है। इसकी चर्चा कर लें, इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे आते हैं। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का जिक्र जो है सो आर्टिकल 123 में किया गया है, अनुच्छेद 123 में किया गया है। किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 123 में किया गया है। चैप्टर 5 में जो अध्याय 3 है, क्या है? जो अध्याय 3 है, इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का जिक्र किया गया है। इसी की बात का कर ले 2 मिनट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करेंगे। देखिए, जो आर्टिकल 123 है ना, यह राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान करता है। वह विधायी शक्ति का नाम है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है आर्टिकल 123। अध्यादेश का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्डिनेंस होता है कि यदि संसद सत्र में ना हो, यदि पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कोई कानून बनाने की यदि आवश्यकता पड़ जाए, संसद सत्र में ना हो और कोई कानून बनाने की यदि आवश्यकता पड़ जाए, तो वैसी स्थिति में क्या किया जाएगा? तो वैसी स्थिति में एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस जारी करके कानून बना सकता है। लेकिन किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति ऐसा कार्य करता है। अब ये ऑर्डिनेंस है क्या? तो जो अध्यादेश होता है बच्चे, अध्यादेश अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि अध्यादेश क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आप लोग कि अध्यादेश एक अस्थायी कानून होता है। कैसा कानून होता है? एक अस्थायी कानून होता है। यह परमानेंट कानून नहीं है, यह एक अस्थायी कानून है। क्योंकि परमानेंट कानून तो तब बनता है जब वह लोकसभा में पास हो, जब वह राज्यसभा में पास हो, और जो राष्ट्रपति का अंतिम हस्ताक्षर हो, तब वह विधेयक कानून बनता है। समझ गए? ये अध्यादेश में ये तो अस्थायी कानून तो ऐसे ही बनता है ना, जो मैंने आपको बताया। लेकिन यह संसद में तो पास हो नहीं रहा, संसद तो सत्र में ही नहीं है। संसद सत्र में नहीं है, तभी तो यह कानून बनाने की आवश्यकता अगर पड़ जाती है तो राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया कि उस विकट परिस्थिति में राष्ट्रपति को शक्ति दे दिया जाए कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। यह जो अध्यादेश है, इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ऑर्डिनेंस। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ऑर्डिनेंस की बात अगर किया जाए तो इसके होते हैं 6 मंथ होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? 6 मंथ होते हैं, 6 सप्ताह। अध्यादेश रूपी कानून का अधिकतम अवधि कितना होता है? 6 माह होता है। 6 माह कितना होता है? 6 माह होता है, 6 महीना माना जाता है। अध्यादेश रूपी कानून की अधिकतम अवधि कितनी मानी जाती है? 6 माह, 6 मंथ माना जाता है। अब एक बात और यहाँ पर है कि देखिए, संसद के द्वारा बनाए गए कानून का जो महत्व होता है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून का जो महत्व होता है, वही महत्व, सेम इम्पोर्टेंस संसद के द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का भी होता है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून का जो महत्व होता है, वही महत्व राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का भी होता है। देखिए, अब जैसे ही संसद सत्र में आती है, भाई संसद का सत्र जो होता है वर्ष में 2 बार जरूर होना चाहिए, 6 महीने पर। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप जब नहीं होनी चाहिए,
तो इस बार यह बात भी तय है कि जैसे ही संसद सत्र में आएगी 6 महीने के बाद, आना ही आना है 6 महीने के बाद, तो यह अध्यादेश रूपी कानून को जो राष्ट्रपति ने बनाया था, जारी किया था, इसे संसद में पेश कर दिया जाएगा, पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। यदि पार्लियामेंट इसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तब तो यह हमेशा के लिए कानून बन जाएगा, बिकम अ लॉ। बट अगर यह पास नहीं करता है, संसद यदि पास नहीं करता है अध्यादेश रूपी कानून को, तो भी उस कानून के तहत 6 सप्ताह तक कार्य होता रहता है। क्या होता रहता है बच्चे? 6 सप्ताह तक कार्य होता रहता है, और 6 सप्ताह के बाद यह कानून अपने आप समाप्त हो जाता है। याद रहे कि संसद यदि नामंजूर करता है तब उस विधि के अनुसार कानून कब तक, कितने दिन तक का? तो 6 सप्ताह तक होगा, और 6 सप्ताह के बाद यह अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। ठीक ना? तो ये रही आपकी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जिसे आपने देखा। अब जो आप देखने जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करने वाला। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा करके देखा जाए बच्चों कि सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा किसमें किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा जो है सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 में ही है। पार्ट 5 का चैप्टर 4 है, पार्ट 5 का भाग 5 का अध्याय 4 है। क्या बच्चा? अध्याय 4 में चर्चा किया गया है। ठीक है ना? ये बात याद रहे, अध्याय 4 में किसकी चर्चा की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, मतलब संघ की न्यायपालिका भी कह सकते हो आप, संघ की न्यायपालिका भी आप कह सकते हो, संघ की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, ये भी आप कह सकते हो। बच्चे वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और किसी भी वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी कंटेंट समझ में आने पाएंगे जिन बातों को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एलएलबी एंट्रेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं भी एलएलबी एंट्रेंस दें आप, चाहे क्लेट दें, ब्लेट दें, तो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछे जाते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा कठिन वर्ड महसूस होते हैं। उन सब की हम चर्चा करने वाले। हम देखो बिल्कुल आर्टिकल वाइज लेकर के चल रहे हैं, ताकि आर्टिकल भी हम लोग पढ़ते चले, देखते चले, और आर्टिकल में निहित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन चीज़ों को भी हम समझते चले। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, उसको लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, जो भी मैं महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसे आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, जो बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। ठीक है ना बच्चे? आप लोग यहाँ पर अश्वनी जीएस क्लासेस में स्टडी कर रहे हैं, AS अश्वनी। जो बच्चे जो है, अगर मान लीजिए उनको कोई अगर अगले वीडियो का अगर वे बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, अगर वे बेल आइकन को अपना नहीं दबाए हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बेल आइकन को अगर वे नहीं दबाए हैं तो उनको अगला नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी चैनल के नाम पर भी जा करके अश्वनी जीएस क्लासेस के पर जा करके आप जो है वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। ये चैनल पे भी आपका काम जो है सो बन सकता है। तो वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, पॉलिटिकल के भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उससे भी वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं संघ की न्यायपालिका, भाग 5 चैप्टर 5 पार्ट 5 का चैप्टर 4 में जुडिशरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार की न्यायपालिका का जिक्र है। अब यहाँ पर अगर आर्टिकल की बात किया जाए बच्चा कि आर्टिकल इसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल इसमें जो है अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक जिक्र किया गया है। आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, है ना। तो अब हम आर्टिकल वाइज चर्चा करके देखिए बच्चा, हमारे यहाँ जो जुडिशरी है ना, न्यायपालिका है, जो हमारे यहाँ जो है सो सिंगल जुडिशरी है। कैसी है हमारे यहाँ? एकहरी न्यायपालिका है। कैसा हमारे यहाँ? भारत में अगर चर्चा किया जाए कि भारत में कैसी न्यायपालिका है, तो भारत में एकहरी भारत में एकहरी न्यायपालिका है ना, सिंगल जुडिशरी है भारत में, क्योंकि सबसे सर्वोच्च पर सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय अगर पूछा जाए तो कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है ना। मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन है, संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है ना। ये सब मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है हमारे यहाँ, सरकार के 3 अंग होते हैं, बता चुका हूँ।
3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। मैं बताया हूं आप लोगों को कि सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। पहला जो है वह है विधायिका। विधायिका का काम क्या है बच्चा? कानून बनाना। कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। मेन वर्क ऑफ लेजिस्लेटिव, मेकिंग ऑफ लॉज। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो प्रमुख कार्य होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है रेगुलेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लागू करना। मतलब विधायिका ने जिस कानून को बनाया उसी कानून को लागू करने का कार्य करता है। लागू करने का कार्य करता है। कौन करता है? तो कार्यपालिका करता है। ये बात याद रखनी चाहिए। तीसरी जो पॉइंट है वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका, इसका काम क्या है? तो कानून का पालन या व्याख्या करना। कानून का पालन करना या व्याख्या करने का काम, मतलब फॉलो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेन वर्क ऑफ जुडिशियरी, इंटरप्रेट एंड फॉलो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्यारे स्टूडेंट्स, व्याख्या का मतलब होता है इंटरप्रेट करना। क्या करना? इंटरप्रेट करना। मतलब यदि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वर्ड एकोमोडेट नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको डिस्क्राइब करने का कार्य, उसको समझाने का कार्य, उसमें किन किन बातों की चर्चा हो सकती है, कैसे व्याख्या होगा उसका, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है यह। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो सरकार का तीसरा अंग पढ़ने वाले हैं। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव भी पढ़े, लेजिस्लेटिव भी पढ़े। सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव जो कानून बनाता है, इसको भी हम जो कानून लेजिस्लेटिव जो कानून बनाता है उसको हम लोग पढ़े। संसद के बारे में, क्योंकि केंद्र सरकार की विधायिका संसद है जो कानून बनाती है। कार्यपालिका के बारे में जो राष्ट्रपति आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं, है ना, इन लोगों के बारे में हम लोग जो है सो पिछले क्लास में ऑफलाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन में वीडियो में अपलोड अभी नहीं किया हूँ। अपलोड उसको मैं ऑफलाइन में पढ़ाया था बच्चों को। अब इसे भी मैं अपलोड करूंगा धीरे धीरे, इसमें भी ऑनलाइन में भी पढ़ा करके मैं इसको अपलोड करूंगा। तो ये तो आप देख रहे हैं। आप जुडिशरी के बारे में चर्चा करें अगर हम लोग, तो जुडिशरी में सबसे पहले आप देख रहे हो कि भारत में कैसी न्यायपालिका है? एक खली न्यायपालिका है, ठीक है ना। अब यहाँ के सबसे शीर्ष पर कौन सी न्यायपालिका है? सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारे यहाँ सरकार के जब 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो हमारे यहाँ एक नियम लागू हुआ लोकतंत्र के अनुसार कि भाई शक्तियों का पृथक्करण होगा। क्या होगा? शक्तियों का पृथक्करण होगा। मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। शक्तियों का विभाजन सरकार के 3 अंगों में होना चाहिए, और ऐसा है भी भारत में। सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। तीनों में बिल्कुल स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। एक यहाँ पर और इसमें काम करता है थ्योरी, वह है चेक एंड बैलेंस, अवरोध और संतुलन। अवरोध और संतुलन मतलब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है, इसी को जो है सो सपोर्ट करने के लिए, इसी को मजबूत बनाने के लिए एक और सिद्धांत इसके साथ काम करता है, जिसका नाम है अवरोध और संतुलन। मतलब सरकार की कोई भी अंग यदि अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है, सर्वोच्च समझने लगता है, तो दूसरा अंग जरूर उसे थोड़ा सा कहता है कि ए तुम कहाँ उड़ रहे हो अभी, अरे जितना तुम्हारी पावर है उतना पावर हमारे पास भी है। इसलिए सामंजस्य बना करके चलो, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मत समझो। क्योंकि यदि संसद सुपीरियर समझेगा अपने आप को, तो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को पुनरावलोकन करने का अधिकार न्यायपालिका को है। जुडिशियल रिव्यू करने का राइट जुडिशरी के पास है। न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए कानून को असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है यदि वह कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। या यदि न्यायपालिका भी अपने आप को सुप्रीम समझने लगे, तो संसद कह सकता है कि ए तुम भी जो है एक दायरे में रहो, क्योंकि तुमको तुम्हारे शक्ति में हम कमी भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, संशोधन करके संविधान में संशोधन भी हम कर सकते हैं। तो बड़ा देखिए यहाँ पर सामंजस्य है। और कार्यपालिका भी है, कार्यपालिका भी मनमाना नहीं कर सकते, क्योंकि संसद के जो सदस्य चुन करके जाते हैं, जो रूलिंग पार्टी के होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग, प्रधानमंत्री वही लोग कार्यपालिका में जाते हैं, मंत्री में जाते हैं, मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में।
तो इस तरह से भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस मतलब कि शक्तियों का जो जो पृथक्करण है और पृथक्करण के साथ साथ जो अवरोध और संतुलन है अच्छे तरीके से लागू किया गया है। कभी कभी एक शब्द दिखाई पड़ता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे। न्यायिक सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। एक शब्द आता है कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये क्या है? न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि वर्तमान कुछ विगत वर्षों से जो हम लोगों की न्यायपालिका है, जो जुडिशियरी है, यह अपने शक्ति कार्यों से, अपनी पावर एंड ड्यूटी से ऊपर उठ चुकी है। ऊपर उठ करके दूसरे के कार्यों में, शक्ति कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है। तो इसलिए करती है कि जब विधायिका और कार्यपालिका अपने शक्ति कार्यों का संचालन सही तरीके से नहीं करते हैं, तब न्यायपालिका को ऐसा कार्य करना पड़ता है। तो विगत कुछ वर्षों से यह बड़ा फेमस वर्ड हो चुका है और कार्यपालिका और विधायिका जो है सो इसकी आलोचना भी करते रहते हैं कि न्यायपालिका हमारे शक्ति कार्यों में हस्तक्षेप न करे। लेकिन न्यायपालिका जो है, हम अगर जनता की बात कहा जाए तो जनता का विश्वास अगर देखें, बिलीव, तो पब्लिक का, सिटीजन्स का जो बिलीव है वह लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर से पासा उठ चुका है। पब्लिक पूर्णतः बिलीव नहीं करने पाती कि ये जो व्यक्ति, जो बंदा, ये नेता जो सही हमारे लिए जो बात चर्चा कर रहा है, ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या केवल झूठ बोल रहा है या हमको केवल वर्गला रहा है। लेकिन न्यायपालिका के ऊपर से लोगों का विश्वास बना हुआ है। तो न्यायपालिका क्या करता है कि जब अपने शक्ति कार्यों से ऊपर उठ करके विधायिका और कार्यपालिका के शक्ति कार्यों में हस्तक्षेप करने लगता है, तो इसी को कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। चलिए, अब आप इसे भी समझ गए होंगे। एक वर्ड और आपके सामने आया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है, समझ गए। अब देखिए, अब मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में किसका डिस्क्राइब किया गया? तो आर्टिकल 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 के बाद, अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया बच्चे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की चर्चा की गई इसमें, कि सुप्रीम कोर्ट है जो हमारा, इसका इस्टेब्लिशमेंट और इसका गठन कैसे होगा भाई? तो सुप्रीम कोर्ट में बात करें अगर हम लोग, तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं? तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में जो है 34 न्यायाधीश हैं, 34 जजेस हैं इसमें, मतलब 33 सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं और प्लस एक जो है सो यह मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई जिसे कहते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश है ना, प्लस तो जोड़ देंगे तो कितना होगा? 34 हो गया ना, 34 हो गया आपके। अब अगर बात करोगे आप यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायाधीशों की संख्या है इतना है, ठीक, लेकिन एक कहा गया संविधान में ही बातें बताई गई बच्चा कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चाहे, चीफ जस्टिस चाहे, सुप्रीम कोर्ट का यदि चीफ जस्टिस चाहे, तो राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति की एडवाइस से, प्रेसिडेंट के एडवाइस से वह सुप्रीम कोर्ट के स्थान को कहीं और स्थानांतरित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के प्लेस को कहीं अनदर जगह पर जो है सो स्थानांतरण कर सकता है। लेकिन यह बात याद रखना चाहिए कि यह जो बात मैं बता रहा हूं, यह बातें वैकल्पिक व्यवस्थाएं, केवल वैकल्पिक है, समझ में आ रहा? वैकल्पिक, क्योंकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज ये नहीं कहेगा राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस से कि आप जो है सो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर दीजिए, इसलिए इसे वैकल्पिक माना गया है व्यवस्था, समझ गए ना। भारत में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया जाए तो सबसे पहले तो 1773 ईस्वी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर एंड ड्यूटीज पर नियंत्रण, कंट्रोल लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेश किया था यहाँ पर, उसी समय कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, 1974 में किया गया था, जिसके चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे। बट प्रेजेंट टाइम में जो सुप्रीम कोर्ट जो हम लोगों का है, यह सुप्रीम कोर्ट इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत
अंडर द एक्ट ऑफ 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, सुप्रीम कोर्ट सेटअप इन इंडिया 1937 में 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो था किया गया। लेकिन 1935 का अधिनियम के तहत ही बताएंगे इसे, लेकिन स्थापना का सन अगर पूछेगा तो तो सन बताएंगे 1937। समझ गए ना, ये भी पॉइंट याद रखनी चाहिए आप। भारत में अगर देखें हम लोग आर्टिकल, ये तो आप समझ गए होंगे आर्टिकल 124 क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बातें की गई, ठीक है ना। अब जो बात करने वाले हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 125 की बात करेंगे। आर्टिकल 125 में किसकी चर्चा की गई, तो आप इसे नोट करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब आर्टिकल में जो बता रहा हूँ आपको। अब बहुत सिंपल तरीके से अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आर्टिकल 125 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन की चर्चा इसमें किया गया। किसमें किया गया बच्चा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की चर्चा की, सैलरीज के बारे में कहा गया कि सैलरी क्या होगा। तो सैलरी के बारे में आप देखोगे कि इनको सैलरी क्या मिलता है। सैलरी में तो बढ़ोतरी भी किया गया है, वर्तमान में इसमें बढ़ोतरी कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की या सभी लोगों का। बहुत जनता की मांग यह रहती है कि इन लोगों की इतनी वेतन क्यों बढ़ते हैं, इतनी सुविधाएं क्यों मिलती हैं, जबकि जनता की स्थिति सही नहीं है। चलिए खैर उसकी बात हमको नहीं लेना, लेकिन हम जो यहाँ पर कंटेंट देख रहे हैं कि आर्टिकल 125 के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन सैलरी कितना है, तो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, आप नोट कर लेना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वह 2,80,000 है। 2,80,000, 2,80,000 रुपीज है उनकी सैलरी, और अदर उनको कुछ और सुविधाएं मिलती ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की बात किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की बात किया जाए कि कितना वेतन है, तो उनका वेतन है 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख, 2,50,000 रुपीज। अगर अन्य न्यायाधीशों की बात अगर हम लोग हाई कोर्ट में चले कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, चीफ जस्टिस का वेतन कितना है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेट में, तो इनका जो सैलरी है वह 2.5 लाख है, 2,50,000। अब यदि हाई कोर्ट के अदर जजेस की बात किया जाए कि हाई कोर्ट के अदर जजेस का, अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है, तो 2,25,000, 2,25,000 रुपीज। समझ गए, ये आपकी सैलरीज हो गए इनके, ये आर्टिकल 25 हो गया आपका। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में। आर्टिकल 127, इसमें एक वर्ड यूज किया गया तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये देख रहे हो आप यहाँ पर स्टूडेंट्स कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब क्या है, एडहॉक जज होता है, एडहॉक जज। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या होता है, एडहॉक जज। मतलब यदि सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाए, जो जजेस होते हैं, यदि उनकी सीटें कम, अगर अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के परामर्श से, एडवाइस से अगर चाहे तो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। एडहॉक जज के पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर देगा। कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा। किसके एडवाइस से करेगा, तो प्रेसिडेंट के एडवाइस से करेगा। कहां से करेगा, तो हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज के पोस्ट पर अपॉइंटमेंट कर सकता है। अब हाई कोर्ट का न्यायाधीश यदि तदर्थ न्यायाधीश बनता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना, तो उसको वेतन वगैरह क्या मिलेंगे, तो उसको वेतन वही मिलेगा, सुविधाएं वही मिलेंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो सुविधाएं और वेतन दी जाती हैं, वही चीजें, सेम चीजें इसे भी प्रदान किए जाएंगे। ये बात ही कही। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 127 के बाद आर्टिकल 128 के बारे में। अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128 के बारे में क्या इसमें कहा गया, इसमें कहा गया सेवानिवृत्त न्यायाधीश
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात की गई, रिटायर्ड जजेस। प्यारे स्टूडेंट्स, एक चीज आपको यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, बहुत सारे लोग समझते होंगे कि सेवानिवृत्त अगर जज हो गए तो फिर वे पद पर तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। कुछ प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कि वे आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के एडवाइस से रिटायर्ड जजेस को भी कुछ अन्य वर्षों तक कार्य करने के लिए उनसे आग्रह कर सकता है, बाध्यकारी नहीं है, आग्रह कर सकता है। अब यदि वे स्वीकार कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले इत्यादि के बारे में, कुछ और निर्णय अन्य वर्षों तक पद पर आए और कार्य करें, ऐसा अगर बात किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से, तो अगर ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश अगर आते हैं तो उनको सैलरी क्या दिया जाएगा? उनको सैलरी और सुविधाएं वो दी जाएंगी जो राष्ट्रपति तय करेगा। जो पहले मिलता था उसकी वे मांग नहीं कर सकते, वही चीजें दी जाएंगी जो राष्ट्रपति तय करता है। समझ गए होंगे ये भी आर्टिकल आप। अब बात करने वाले आर्टिकल 129 की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 129 देखो प्यारे स्टूडेंट्स, आर्टिकल 129 जो है वह कहता है, आर्टिकल 129 अनुच्छेद 129 कहता है, ये क्या कहता है भाई? तो अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। किसकी बात करता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेख, सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय होना या सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना की चर्चा किया गया है इसमें आर्टिकल 129 में। अब एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है इसकी बात करें तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात अगर करें दोस्तों, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए सभी मामलों को, सभी केसेस को रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए सभी मामले को रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है, समझ गए? और उसी को जो है एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में लोअर कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेश किए जाते हैं, प्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो भी लोअर कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो भी लोअर कोर्ट होंगे, वहां पर एविडेंस के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले को जो रिकॉर्ड करके रखा जाता है, वही रिकॉर्ड किए गए केसेस को लोअर कोर्ट में एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा हो जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुना दिया और सेम मामला यदि हाई कोर्ट में पहुंचता है, सेम मामला यदि हाई कोर्ट में पहुंचता है और वकील जो है सो अपना नजीर पेश करते हुए अपना एविडेंस पेश कर देता है कि माय लॉर्ड, यह केस सुप्रीम कोर्ट में इस सन में प्रेजेंट किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया, इसलिए मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी इस केस में उसी व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाने की कष्ट करें जिनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का नजीर पेश कर रहा है वहां पर वकील, ये माना जाएगा। अब आप यहां पर देख रहे हो, ये तो हो गया अभिलेखीय न्यायालय का, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का। एक आर्टिकल मैं आपको यहीं पे बता दूं जो महत्वपूर्ण है, वो बाद में भी आप पढ़ोगे उसे, 215 आर्टिकल 215 में बच्चा यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना ना, ये तो ए है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन 215 में हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। हाई कोर्ट भी जो है एक अभिलेखीय न्यायालय होता है बच्चा। हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए फैसले को भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है और उसे भी लोअर कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है। तो ये रही आपकी अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसे आप कहते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल 130 अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 की अगर बात करोगे तो अनुच्छेद 130 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान या पीठ, अनुच्छेद 130 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का